शुभ संध्या, आपका स्वागत है ऑन द रिकॉर्ड i24 न्यूज के इंटरव्यू शो में। अभी इजराइल और लेबनान आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम में है, पर यह समझौता दोनों सरकारों के बीच है, हिजबुल्लाह के साथ नहीं, जो लगातार इजराइल की उत्तरी सीमा पर बसे समुदायों और आईडीएफ सैनिकों पर ड्रोन और रॉकेट दाग रहा है, जो दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर गहरी सुरक्षा क्षेत्र में तैनात हैं। अब ये सब उस समय हो रहा है जब इजरायली और लेबनानी अधिकारी कल वॉशिंगटन डीसी में तीसरी बार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मध्यस्थता में मिलने वाले हैं। तो इजराइल और लेबनान के बीच चल रही लड़ाई का कूटनीतिक वार्ताओं पर क्या असर पड़ता है, और क्या लेबनानी सरकार हिजबुल्लाह द्वारा डाले जा रहे बढ़ते आंतरिक दबाव का सामना कर सकती है और वास्तव में उसे निरस्त्र कर सकती है? तो इजराइल की उत्तरी सीमा पर अस्थिर स्थिति को बेहतर समझने के लिए मेरे साथ सरित ज़ेहावी जुड़ी हैं। ज़ेहावी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और अल्मा रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर की संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो लेबनानी सीमा के साथ सुरक्षा चुनौतियों में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने 15 साल आईडीएफ की खुफिया कोर में सेवा की, पहले अनुसंधान व विश्लेषण में और बाद में उत्तरी कमान के साथ। सरित, इस शाम मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया हमें वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं और इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान के साथ दोनों तरफ उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में क्या हालात हैं उसका वर्णन करें। ठीक है, तो आईडीएफ ने या तो अपनी स्थिति बनाई है या येलो लाइन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है। कोई लाइन नहीं है, लेकिन ये सीमा से कभी कभी 1 किलोमीटर तो कभी 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे फिर से एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा रहा है। और वहाँ लगभग 50 मुस्लिम शिया कस्बे हैं जिन्हें अब आईडीएफ द्वारा नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह उन कस्बों के अंदर और उनके नीचे मौजूद है। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों में रोज आमना सामना लड़ाई और झड़पें होती हैं। मुख्य खतरा हिजबुल्लाह से है। वे FPVs छोटे ड्रोन हैं जिन्हें कई बार दूर से पीली रेखा के अंदर से भी नहीं लॉन्च किया जाता है। इन्हें ट्रेस और रोकना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और कम मात्रा में विस्फोटक ले जा सकते हैं। ये सैनिकों पर हमला करते हैं, चाहे लेबनान या इजराइल बॉर्डर पर हो। इंटरसेप्शन की कोशिश पर अलर्ट्स बजते हैं, इसलिए उत्तर की कई कम्युनिटीज में रोज सायरन बजते हैं। और कभी-कभी, जैसे पिछले शुक्रवार को, हिजबुल्लाह ने जानबूझकर इजरायली कम्युनिटीज की तरफ रॉकेट दागे। ये सिर्फ शुक्रवार को आर्या और क्रायोट में हुआ था। तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सामान्य हो रहा है, लेकिन असल में जहां हम रहते हैं वहां युद्ध की आवाजें लगातार आती रहती है। तो क्या आप देख रहे हैं कि 2024 में पिछली लड़ाई की तुलना में हिजबुल्लाह की रणनीति में कोई बदलाव आया है? हाँ, ये अलग है क्योंकि 2024 में हिजबुल्लाह की हर बमबारी रॉकेट लगभग 20 से 30 होते थे, कभी कभी इससे भी ज्यादा। ये मौजूदा अभियान में नहीं हुआ और ये कथित युद्ध विराम में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कोई युद्ध विराम नहीं है। असल में तेल अवीव और बेरूत दोनों के लिए युद्ध विराम है। पहली बार अपवाद पिछले हफ्ते रदवान ब्रिगेड्स के कमांडर की हत्या के रूप में हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सच में रोकने के लिए ये काफी नहीं है। आईडीएफ की मुख्य गतिविधि दक्षिण पर केंद्रित है। हिजबुल्लाह की मुख्य गतिविधि इजराइल के उत्तर पर केंद्रित है। तो आपने हिजबुल्लाह की पुनर्गठन की कोशिशों का जिक्र किया। वे अपने हथियार कैसे प्राप्त कर रहे हैं? यह दूसरी बार है जब इतनी तीव्र लड़ाई हो रही है। हालांकि अब ये मार्च और अप्रैल की शुरुआत के मुकाबले थोड़ी सीमित है, लेकिन उनके पास अभी भी रॉकेट्स हैं जिन्हें उन्होंने लॉन्च किया है। उनके पास अभी भी ड्रोन्स हैं, उनके पास ये APVs भी हैं। क्या ये सब खुद बनाए गए हैं या वे इन्हें लेबनान में तस्करी करके ला रहे हैं? जहां तक हमें FPVs के बारे में पता है, वे शायद आयातित है, लेकिन वे लेबनान में भी इन्हें बनाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। अन्य चीजें भी बनाई जा सकती है। हमें पता है कि UAV बनाने के लिए छोटी उत्पादन इकाइयां है। रॉकेट्स बनाना तो आसान है, तो हाँ, और ये या तो बेरूत में या डिब्का में बनाए जा रहे हैं।
जहां तक बाहर से लाए गए हथियारों की बात है, सीरिया से तस्करी का धंधा अभी भी जारी है, भले ही सीरियाई सरकार उसका कुछ हिस्सा जब्त कर रही है। जमीन पर कुछ तस्कर पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं। ध्यान दे, सीरिया लेबनान सीमा पर न दीवार है न बार, सब इलाका बनावट पर निर्भर करता है। अगर ट्रक पहाड़ और घाटी पार कर सकता है और वहां सड़क है तो संभावना भी है। इसके अलावा शायद समुद्री रास्ता भी सक्रिय है। हरीरी हवाई अड्डे पर अब पहले जैसी नियमित ईरानी उड़ानें नहीं आती, सिर्फ राजनयिक आते हैं। शायद वे भी कुछ लाते हों। FPVs के लिए ध्यान रखें कि आपको सैकड़ों लाने के लिए सिर्फ एक ट्रक की जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटे होते हैं। सही, जो तुम कह रहे हो वो सचमुच बेहद उल्लेखनीय है। मेरा मतलब है ये लेबनान में दूसरी बार युद्ध विराम है। जैसा कि मैंने बताया, 2024 में भयंकर युद्ध के बाद अब उस समय इजराइल ने युद्ध के अंत में कहा था कि उसने हिजबुल्लाह की क्षमताओं को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। उसके रॉकेट शस्त्रागार का 80% हिस्सा नष्ट कर दिया गया था, जिसमें से अधिकांश एक ही दिन में एक ही ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज में नष्ट हुआ था। आप ये कैसे समझाते हैं कि वे ऐसा कर पाए? फिर भी शायद हर हमले में 30 रॉकेट नहीं, लेकिन ऐसे दिन थे जब उन्होंने उत्तरी सीमा के समुदायों पर दर्जनों रॉकेट दागे। क्या आपको आश्चर्य हुआ कि वे फिर भी वैसा कर पाए? इसे आप कैसे समझाते हैं? देखिए, ये सब गणित का सवाल है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो पहले यानी 2023 में हिजबुल्लाह के पास 75,000 रॉकेट थे। मैं अभी सिर्फ रॉकेट्स की बात कर रही हूँ, इसमें मोर्टार, ड्रोन्स या UAV नहीं है। इजराइल में अलग अलग रेंज के लिए और उनमें से कुछ सटीक निर्देशित मिसाइलें थी 75,000, जिसमें लगभग 80% की गिरावट आई है। ये हमें करीब 20,000 तक पहुंचाता है। हमने लेबनान में हिजबुल्लाह पर 2 अभियानों के बीच रोजाना 2 बार हमला किया। campaigns about twice a day against Hezbollah पूरे लेबनान में, लेकिन ज्यादातर दक्षिण में, तो शायद हमने इसे कमजोर कर दिया। in the south. So maybe we degraded more when we, फरवरी के अंत में जब हमने मौजूदा अभियान में प्रवेश किया, उनके पास अभी भी हजारों रॉकेट्स है। यही आज की स्थिति है। फिर भी हिजबुल्लाह इजरायली समुदायों के खिलाफ हमास जैसी घुसपैठ शुरू करने में सक्षम नहीं है। IDF इजरायली नागरिकों और हिजबुल्लाह के बीच बफर है। स्पष्ट है कि हिजबुल्लाह के सामने बहुत सारी कठिनाइयां हैं और फिर भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। भले ही जिंदगी सामान्य नहीं हुई, हमें चीजों को संतुलित नजरिए से देखना चाहिए। आज की स्थिति 2023 से पहले जैसी नहीं है, बल्कि बेहतर है, क्योंकि हम उन्हें हर दिन सीमा रेखा पर देखते थे और अब वे वहां नहीं है। ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हूँ। अभी हिजबुल्लाह में फैसले कौन लेता है? ईरान और IRGC निर्णय प्रक्रिया में कितनी गहराई से शामिल हैं? क्या हिजबुल्लाह स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है या वे तेहरान के आदेशों के अनुसार चल रहे हैं? बिल्कुल भी स्वतंत्र रूप से नहीं। जब तक ईरानी दूतावास बेरूत में सक्रिय है, ईरानियों के लिए हिजबुल्लाह में अपनी भागीदारी जारी रखना बहुत आसान होगा। असल में ये बेरूत के अंदर IRGC का मुख्यालय है और हमने दोनों अभियानों के बीच ईरानियों की हिजबुल्लाह में ज़मीनी स्तर पर भागीदारी देखी है, चाहे वो पुनर्वास प्रक्रिया हो, निर्णय लेने की प्रक्रिया हो आदि। मैं ये नहीं कहूँगी कि नईम कासिम कठपुतली है, लेकिन वो हसन नसरल्ला से कमज़ोर है और साझेदार नहीं माने जाते। उनका मूल्यांकन हसन नसरल्ला की तरह नहीं किया जाता और हर कोई उनके बारे में ऐसा ही महसूस करता है। फिर भी मुझे यकीन नहीं है कि अगले कुछ वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा, अगर वह तब तक जीवित रहें। हाँ, मेरा मतलब है, जाहिर है कोई भी उनकी तुलना नसरल्लाह से नहीं कर सकता, जिन्हें न केवल लेबनान के सबसे ताकतवर आदमी के रूप में वर्णित किया गया था, बल्कि कुछ लोगों ने तो उन्हें ईरान का भी सबसे ताकतवर आदमी कहा था। हाँ। मैं सहमत हूँ, और ईरान में भी। मुझे कहना होगा कि जो बीत गया सो बीत गया। ऐसा लगता है कि वहाँ धार्मिक नेताओं को लेकर कुछ समस्या है, लेकिन जब आप कमांडरों को देखते हैं तो उनमें से कुछ बच गए, ज्यादातर मारे गए। बहुत बड़ी संख्या मारी गई, लेकिन कुछ ही बच पाए। और कुछ लोग जो सेना और राजनीति के बीच में हैं, जो धार्मिक नहीं है, जैसे वाफिक सफा या मोहम्मद रायद। वाफिक सफा नसरल्लाह के विशेष अभियानों के लिए पर्दे के पीछे काम करने वाले खास आदमी थे।
उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी भी जीवित हैं और सक्रिय हैं और मोहम्मद रायद संसद सदस्य है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। तो हाँ, नसरुल्लाह इतनी बड़ी जगह खाली कर गए कि उसे भरना नामुमकिन है। लेकिन देखिए, अब सबसे स्पष्ट सवाल ये होगा कि अगर युद्ध अभी खत्म हो जाए तो हिजबुल्लाह इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद की हकीकत में मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह अपनी क्षमताओं को फिर से बनाने, फिर से संगठित होने, फिर से हथियार जुटाने के लिए समय लेगा। जो भी करना हो करेगा। ये एक उछलती हुई गेंद की तरह है। ये तनाव कम करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल, ये सच है। तो जायज सी बातों पे ना जाएं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब क्या होना चाहिए ताकि हिजबुल्लाह भविष्य में इजराइल के लिए खतरा ना बने? हिजबुल्लाह को और कमजोर होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है और दुर्भाग्यवश जब से हमने बेरूत और डिप्का में अधिकांश हमलों को रोक दिया, प्रक्रिया रुक गई और लेबनानी सरकार को चाहिए कि उसे मजबूत होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रहना चाहिए। ईरान के इस्लामी गणराज्य का पतन होना ही होगा, वरना लेबनान में स्थिति नहीं बदलेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिजबुल्लाह की सभी वित्तीय गतिविधियां वैश्विक स्तर पर ट्रैक करनी चाहिए। अगर ये सब एक साथ हो गया तो शायद मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं, लेकिन शायद हम हालात में बुनियादी बदलाव देखेंगे। अभी इजराइल ही हिजबुल्लाह से सच में लड़ रहा है। लेबनानी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि हिजबुल्लाह का सामना न करना पड़े, और अब तक आपने लेबनानी सरकार की तरफ से जो भी देखा है वो सिर्फ बहुत सकारात्मक बयान ही थे। सिर्फ बयान देना काफी नहीं। माफ कीजिए, लेकिन इससे मेरा अगला सवाल सीधा जुड़ता है। उन बयानों में से एक फरवरी में आया था। युद्ध से सिर्फ 1 महीने पहले लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने घोषणा की थी, उद्धरण, लेबनानी सशस्त्र बलों के पास देश के दक्षिणी हिस्से पर पूरी तरह से संचालनात्मक नियंत्रण है। अब साफ है कि वो गलत थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन क्या लेबनानी सशस्त्र बलों के लिए कोई ऐसा परिदृश्य है जिसमें वे दक्षिण में तैनात हो सकें, अपनी संप्रभुता वापस पा सकें और हिजबुल्लाह को निरस्त्र कर सकें? संभावनाएं कम है। मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने की अवधारणा that disarming Hezbollah दक्षिण से शुरू होना चाहिए था, वो गलत था। लेबनानी सरकार की दक्षिण में 20 वर्षों से कोई संप्रभुता नहीं, वहां सिर्फ हिजबुल्लाह है का कब्जा है। अगर आप सच में लेबनान को एक संप्रभु राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बेरूत से शुरू करना चाहिए। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि बेरूत और प्रशासन में हिजबुल्लाह की मौजूदगी या घुसपैठ न हो। आप ये कैसे करेंगे? इसके लिए आपको बहुत साहस चाहिए और आपको जोखिम उठाने होंगे, और जैसा कि मैंने कहा, आपको और मजबूत बनना होगा। तो बहुत सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। जहां तक लेबनानी सेना की बात है, the command we know who the कमांड के बारे में हमें पता है कि वे कौन से कमांडर हैं जो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और वे अभी भी अपने पद पर हैं। सेना प्रमुख बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ किसी भी तरह की टकराव की स्थिति बनाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि हमेशा समझौते होते रहेंगे। हिजबुल्लाह ने पिछले 1 साल से ज्यादा इसका फायदा उठाया, और इसमें अधिकारियों और हिजबुल्लाह के बीच सहयोग और समन्वय था। उन्होंने लितानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह की सैन्य मौजूदगी छुपाई। लितानी नदी के बाहर की गतिविधियां स्वतंत्र थी। निरस्त्रीकरण का कोई भी संकेत असल में हिजबुल्लाह के साथ समन्वित था, ताकि कुछ हो रहा है ऐसा लगे। लेकिन हमने देखा कि मौजूदा अभियान के पहले कुछ हफ्तों में इजराइल पर दागे गए लगभग आधे रॉकेट लितानी के दक्षिण से आए थे। हमने देखा कि रदवान ब्रिगेड ने लितानी नदी आसानी से पार की। अभियान के शुरू में किसी ने उन्हें नहीं रोका, और वे अब तक हमारे खिलाफ सफलतापूर्वक ड्रोन और रॉकेट दागते रहे। तो लेबनानी सेना वहां थी ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। और जब तक वे हिजबुल्लाह का सामना करने और गृह युद्ध का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस भयानक स्थिति के बदलने की कोई गुंजाइश है। तो आप राज्य संस्थाओं और सेना में गहरी घुसपैठ का जिक्र कर रहे हैं, यानी राज्य के भीतर राज्य। हाँ, तो क्या राष्ट्रपति जोसेफ ऑन लेबनान के, क्या वे सच में बहादुर हैं? आपने लेबनानी नेतृत्व की बहादुरी मांगी थी।
क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे आपके बताए जरूरी कदम उठा सकें? मैंने शोधकर्ता के रूप में 7 अक्टूबर के बाद जाना कि मैं जिन पर शोध करती हूँ उनके दिमाग में जैसे जोसेफ ऑन नहीं जा सकती। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि वे क्या कर रहे हैं न कि क्या कह रहे हैं, तो मुझे कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण देती हूँ, ठीक है? युद्ध के बाद लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए जोसेफ ऑन के जिस सलाहकार को मेरा ख्याल है 2025 में नामित किया गया था, उनका नाम अली खामी है और वे पिछली सरकार में हिजबुल्लाह की ओर से मंत्री थे और उससे पहले वे हिजबुल्लाह की ओर से संसद सदस्य थे। वे युद्ध के बाद लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रपति के सलाहकार और इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये एक उदाहरण है। ये आदमी अभी भी पद पर कैसे है? कैसे? जोसेफ ऑन उसे गले लगाकर अपने साथ ला रहे हैं, ये जानते बूझते हुए कि वे हिजबुल्लाह को कमजोर करने के बजाय उसे एक ताकत दे रहे हैं। तो मूल रूप से आप कह रहे हैं कि सिर्फ हिजबुल्लाह के सैन्य विंग को ही नहीं बल्कि उनके राजनीतिक विंग को भी खत्म करना होगा। लेबनानी जनता में उनकी कोई मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक जीत से भी ज्यादा राजनीतिक जीत को मैं एक पल को अलग रखती हूँ। आपने राज्य के भीतर राज्य की संरचना का जिक्र किया। इसका मतलब है स्कूल, बॉय स्काउट्स, गैस स्टेशन, बैंक, सुपरमार्केट, फार्मेसी, जो भी आप सोच सकते हैं, वित्तीय गतिविधियां, सामाजिक सेवाएं, जो कुछ भी हो, हिजबुल्लाह अपने समर्थकों के लिए मौजूद है। और आज एक मौका है क्योंकि हिजबुल्लाह का समर्थक आधार। हम जिन इलाकों में लड़ रहे हैं वहां से लोग विस्थापित हो गए हैं। अब उनकी देखभाल कौन कर रहा है? लेबनान सरकार के पास मौका है ये सुनिश्चित करने का कि विस्थापितों की देखभाल सिर्फ लेबनान की सरकार करे, न कि हिजबुल्लाह। लेकिन आपका मुख्य व्यक्ति हिजबुल्लाह से है, तो क्या ये नहीं दिखाता? हाँ, देखिए, इजराइल और अमेरिका दोनों के अधिकारी कह रहे हैं कि इजरायली सेना की वापसी नहीं होगी, जो कि हिजबुल्लाह की मुख्य मांगों में से एक है, जब तक कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र नहीं किया जाता। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें सालों लग सकते हैं और इस बीच हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर हमला करता रहेगा और शायद उत्तरी इजराइल में भी। तो ये दोनों रास्ते एक साथ कैसे चलते हैं? राजनयिक वार्ताएं जिनका नया दौर हम कल देखने वाले हैं, और ये लगातार चलने वाला तनाव जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तभी खत्म होगा जब हिजबुल्लाह को निरस्त्र कर दिया जाएगा। सबसे पहले पिछले कुछ वर्षों में हमने ये सीखा है कि मध्य पूर्व में ऐसी अद्भुत चीजें हो सकती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ निश्चित तौर पर एक सीमा है और निश्चित रूप से लेबनान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना, उस कमरे में मौजूद हाथी यानी हिजबुल्लाह को नजरअंदाज करना और ये कल्पना करना कि हमने शांति स्थापित कर ली है। असल में इस समस्या का समाधान किए बिना और एक राज्य के भीतर राज्य जैसी स्थिति को जारी रखने की अनुमति देकर कुछ भी हल नहीं होगा और निश्चित रूप से हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि वास्तव में लेबनान को हिजबुल्लाह के हवाले कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि हमें लेबनान से पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं, समझौते और राजनीति और वो अच्छे सम्मेलन, टाई पहनकर, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर लोगों को सुरक्षा चाहिए। जमीन पर हमें अपनी जान का डर था। जमीन पर हमास ने हिजबुल्लाह की योजना अपनाई, बंधकों को मानव ढाल बनाकर इजरायलियों का कत्लेआम किया। ये हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर से कई साल पहले प्रकाशित किया था। हमास ने हिजबुल्लाह की योजना की नकल की। हमास ने हिजबुल्लाह की योजना की नकल की जो पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। मैं अपने केंद्र में हर रिपोर्टर को ये दिखाती हूँ। हिजबुल्लाह ने भी गलील के साथ वही करने की योजना बनाई थी जो हमास ने किया, और गलील के लोग खुश हैं कि ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। अब ये कतई मंजूर नहीं कि हम अपनी सीमा पर फिर से हिजबुल्लाह को देखें जैसा पहले देखते थे। मैं रोज वहां थी, हम उन्हें देखते थे, वे पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने पहले ही अपने सारे हथियार तैनात कर दिए थे। जो भी उन्हें आक्रमण के लिए चाहिए था वो सब दक्षिण लेबनान में सीमा के पास के सभी इलाकों में फैला दिया था। यहाँ न लेबनानी सशस्त्र बलों ने न यूनिफिल ने कुछ किया, और इसी वजह से हम फिर से ऐसा होने नहीं देंगे।
जैसा मैंने कहा, लेबनान सरकार ये साबित करने के लिए कुछ नहीं कर रही कि वो सच में गंभीर है या कुछ बदला है। आप जानते हैं, 20 साल हो गए हैं जब से पिछले प्रस्ताव में दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह को निरस्त करने की बात थी, लेकिन सिर्फ बयानबाजी हो रही है, कुछ नहीं बदल रहा। तो कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि अब तक हिजबुल्लाह या लेबनान ईरान के संरक्षण में था। अब ऐसा लगता है कि ये अमेरिका के साथ बदल गया है। अब अमेरिका केंद्रीय भूमिका में है। क्या आप इसका कोई प्रभाव देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका की कोई नीति नहीं है? नहीं। इसका हिजबुल्लाह पर राजनीतिक असर नहीं, बस शायद सैन्य या आर्थिक असर हो सकता है। अगर पूरी दुनिया हिजबुल्लाह की वित्तीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दे तो ये बहुत मददगार होगा, लेकिन राजनीतिक रूप से अमेरिका का असर नहीं है। जब तक इस्लामी गणराज्य है, वही हिजबुल्लाह के मालिक है और वे भय से नहीं रुकते। उनके लिए डिटरेंस कोई शब्द ही नहीं है, जिन्हें आप उन लोगों से जोड़ सकते हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं, हमें मारना और इसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। खैर, यही उनके अस्तित्व का कारण है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो ये देखना होगा कि कोई ठोस कदम उठा रहा है, सिर्फ बयान नहीं दे रहा। जैसा मैंने कहा, ये काम नहीं कर रहा और मैं बयानों पर विश्वास नहीं करती। मैं वहां थी, मैंने देखा 2006 के बाद। आप जानते हैं 2006 से पहले कितने बयान दिए गए थे। क्या आप जानती है कि 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1559 था, जिसमें लेबनान की सभी मिलिशियाओं को निरस्त करने की बात थी। इरादा हिजबुल्लाह को निरस्त करने का था, क्योंकि प्रधानमंत्री हरीरी की हत्या हुई थी। ये इजराइल से जुड़ा नहीं था, सिर्फ लेबनान की आंतरिक स्थिति थी, और ऐसा नहीं हुआ। तो हम लेबनान पर सीमित अमेरिकी प्रभाव देख रहे हैं। वैन गॉग बेहतर है? खैर, दुर्भाग्य से दोनों अब भी एक ही हैं। क्या आप इजराइल में स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया देख रहे हैं, या इसका कितना प्रभाव पड़ता है? उनका मानना है, और जैसा कि हमने वास्तव में देखा, जब ईरानियों ने मांग की कि ईरानी मोर्चे पर युद्ध विराम लेबनान की युद्ध विराम से जुड़ा हो, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन साथ ही हम अभी भी लेबनान में हैं, तो आप जानते हैं, हकीकत ये है कि स्थिति जटिल है और हम अभी भी हमले कर रहे हैं, लेकिन वे भी अभी हमले कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये किसने शुरू किया था, लेकिन सबसे अहम बात यह है, जैसा कि मैंने कहा है, हम पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। मैं और देखना चाहती थी, नहीं चाहती कि दोनों युद्ध विराम जुड़े हों, और मैं समझती हूँ कि वे क्यों जुड़े हुए हैं। दरअसल इसमें मैं गलत थी। मुझे लगा था कि ईरान पर इतना दबाव होगा कि वे, आप जानती हैं, इस मांग को छोड़ देंगे और वे दूसरी मांगों पर ध्यान देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आखिरी हिस्से पर जाने से पहले बस हाँ या ना बताएं। अगर लेबनान सरकार निरस्त्रीकरण के साथ आगे बढ़ती है तो हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान में गृह युद्ध छेड़ने की धमकी कितनी विश्वसनीय है? क्या वे ऐसा करेंगे या नहीं? हाँ, मुझे लगता है वे करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में वे अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत निराशाजनक है, लेकिन यही हकीकत है। ये शो का रैपिड फायर सेगमेंट है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं और आप मुझे संक्षेप में बताइए कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। तो ये हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरल्लाह हैं। मृत। वास्तव में हाँ, हमने उनके बारे में पहले बात की थी कि वो कितने प्रभावशाली थे। चलिए अगली तस्वीर पर चलते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स। मैं आमतौर पर इजरायली नेताओं की तारीफ नहीं करती, लेकिन उनकी तारीफ करना चाहती हूँ। और पिछले 2 महीनों में इस बात को लेकर बहुत भ्रम था कि आईडीएफ का मिशन क्या है, हम वहां असल में क्या कर रहे हैं, और वो बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, ये तथ्य कि हम एक बफर बनाना चाहते हैं, और ये पीली रेखा वास्तव में क्या है, ऐसा था। और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने किया। वास्तव में उन्हें उनके बयानों के कारण काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है कि वे भड़काऊ हैं, उनमें किसी भी असली बात का अभाव है। तो फिर से मेरी तारीफ सिर्फ हिजबुल्लाह को लेकर पिछले 2 महीनों में उनके रुख तक सीमित है। मैं यहाँ कुल मिलाकर तारीफ करने नहीं आई हूँ, आप जानती हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, वो जो मिल सकता है उसे ले लेगा। और आखिरी तस्वीर, ये लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन है।
झूठा। झूठा। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। इस पद से पहले वो कौन था? वो सेना का कमांडर था। 20 साल तक हिजबुल्लाह को निरस्त्र नहीं किया। अब उनके उत्तराधिकारी वॉल्डो फैकल कह रहे हैं कि वो अपनी सेना को हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने के लिए नहीं भेजना चाहते, क्योंकि उनमें से कई हिजबुल्लाह के सदस्यों के परिवार के सदस्य हैं। ये उसके सैनिक हैं। तो क्या कोई संभावना है कि लेबनानी सशस्त्र बल अमेरिका की मदद से नई क्षमताओं के साथ हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने का कार्य कर पाएंगे? अगर केवल यही किया जाएगा कि लेबनानी सशस्त्र बलों को पैसा दिया जाएगा तो यह पर्याप्त नहीं है। यह पर्याप्त नहीं है और यह समस्या का समाधान नहीं करेगा। अगर ईरान में इस्लामी गणराज्य गिरा तो दुनिया भर में हिजबुल्लाह की वित्तीय गतिविधियां मुश्किल होंगी और इजराइल हिजबुल्लाह के तस्करी मार्गों और हिजबुल्लाह की निर्माण सुविधाओं पर हमला करना जारी रख सकेगा। शायद फिर से मैं बहुत सावधान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें केवल लेबनानी सशस्त्र बलों को पैसा देने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कुछ व्यापक करने की कोशिश करनी चाहिए, यह सोचकर कि इतना काफी होगा। यह काफी नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक रास्ते की ही नहीं, बल्कि ऐसा करने की इच्छा की भी कमी का मामला है। हाँ बिल्कुल, ऐसा करने की। तो हमें यहीं पर इसे छोड़ना होगा, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरित ज़ेहावी समय देने के लिए। अगले हफ्ते ऑन द रिकॉर्ड में मिलिए। आज का और पिछले एपिसोड YouTube व Spotify पर उपलब्ध है। धन्यवाद।